Hello dear viewers, this is me Anuj Srivastava. Today I will discuss a seated paper of 2019, the junior section. In this video we will discuss the part of maths. अब देखिए फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, क्वेश्चन नंबर 31, एक गणितीय प्रमेय है, अब मैथमेटिकल थ्योरम इज। अब देखिए थ्योरम के बारे में आपको पहले तो मैं बता दूं कि कोई भी ऑप्शन आप सीटेट में मोस्टली ऑप्शंस जितने भी होते हैं उन पे आप नेगेटिव पे कभी भी मोस्टली नेगेटिव जो होता है वो आंसर रॉन्ग ही होता है। तो इसमें देखिए फर्स्ट वाला एक कथन जिसकी सत्यता या असत्यता की कोई जानकारी नहीं, तो रॉन्ग हो गया। एक कथन जिसकी उपपत्ति यथेष्ट साक्ष्य से रहित है, ये भी रॉन्ग होगा। लिखा हुआ है स्टेटमेंट विदाउट सफिशिएंट एविडेंस फॉर प्रूफ। एक कथन जिसे अभिग्रहितों की तर्कसंगत युक्तियों द्वारा सिद्ध किया गया, अ स्टेटमेंट दैट हैज़ बीन प्रूवन बाय लॉजिकल आर्गुमेंट बेस्ड ऑन एक्सिम्स। एंड एक कथन जो कि सदैव सही होता है और उसे उपपत्ति की आवश्यकता नहीं होती, तो ये तो गलत हो गया। तो सो ऑप्शन नंबर 3 इज करेक्ट। नाउ द क्वेश्चन नंबर 32, वस्तुओं जो कि एक समान वस्तु के बराबर हैं वे एक दूसरे के बराबर होंगी, ये अभिगृत जो अंकगणित व बीजगणित का आधार है दिया है। देखिए थिंग्स विच आर इक्वल टू द सेम थिंग्स आर इक्वल टू वन अनदर, दिस एक्सिम इज विच इज बेसिस टू अर्थमेटिक एंड अलजेब्रा इज गिवन बाई, सो दिस स्टेटमेंट इज गिवन बाई यूक्लिड। You can remember it, this statement is given by Euclid. नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 33, गणित में अंतः विषयता को प्रोत्साहित करने के लिए निम्नलिखित में से किसे आकलन योजना के रूप में उपयोग किया जा सकता है? परियोजना, क्षेत्र भ्रमण, वर्णन अवलेखों, ओलंपियाड। तो देखिए क्या है ऑप्शंस, प्रोजेक्ट, फील्ड ट्रिप्स, एनेक्डोटल रिकॉर्ड्स और ओलंपियाड या वर्णन अवलेखों। तो इसमें से देखिए जो ऑप्शन है वो ऑप्शन नंबर 3 यानी कि ए और बी, यानी कि प्रोजेक्टर यानी कि जो प्रोजेक्ट के माध्यम से और क्षेत्र भ्रमण यानी कि फील्ड ट्रिप से इनकरेज किया जा सकता है गणित के अंतःविषयकता को प्रोत्साहित करने के लिए। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 34, किस विधि से ये सिद्ध किया जा सकता है कि दो समपूर्णांकों का योग सदैव सम होता है? अब देखिए किस विधि से ये सिद्ध किया जा सकता है कि दो समपूर्णांकों का योग सदैव सम होता है? तो जैसे मैं देखिए यहाँ पे क्वेश्चन कर रहा हूँ, 2 + 4 = कितना होता है? 6 होता है। इसी तरीके से 4 + 8 = कितना होता है? 14 होता है। तो देखिए क्या है, दोनों सम है, ठीक है। लेकिन अब हमने ये बता दिया किसी को, लेकिन हमें ये भी तो बताना पड़ेगा कि अगर हम विषम को जोड़ते हैं या विषम, मान लीजिए 1 + 3 क्या है, दोनों विषम है, दोनों को जोड़ा तो कितना है? 4। तो देखिए विषम को भी जोड़ने पे क्या हमें मिल रहा है? सम मिल रहा है। तो ये क्या है? इसका कंट्राडिक्शन है। तो हम इसको कैसे प्रूव करेंगे? प्रूफ बाय कंट्राडिक्शन। सो अवर ऑप्शन नंबर 1 इज करेक्ट, प्रूफ बाय कंट्राडिक्शन, प्रतिवाद द्वारा उपपत्ति। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 35, गणित के उच्च प्राथमिक स्तर पर निम्नलिखित में से किन कौशलों को प्रोत्साहित किया जा सकता है या किया जाता है? देखिए फर्स्ट ऑप्शन है मानस दर्शन, पश्चांतरण, कंठस्थ करना, सामान्यीकरण, अनुमान लगाना। तो गणित में कभी भी कंठस्थ नहीं, किसी चीज़ को रटाया नहीं जा सकता है, ठीक है ना, रटाफिकेशन नहीं चल सकता है इसमें। तो हम क्या करेंगे इसमें? ऑप्शन नंबर देखिए सी, तो ऑप्शन नंबर सी रॉन्ग हो गया। तो ऑप्शन नंबर सी जहाँ जहाँ है वहाँ कैंसिल कर दिए। ए में है, बी में, ऑप्शन नंबर 2 में भी है और 3 में नहीं है। सो ऑप्शन नंबर 3 इज करेक्ट। सो क्वेश्चन नंबर 35 का ऑप्शन कौन सा करेक्ट है? तो ऑप्शन नंबर 3। नाउ द क्वेश्चन नंबर 36, निम्नलिखित में से किस कार्य से विद्यार्थियों में विवेचनात्मक विचारों के विकास की संभावना न्यूनतम होगी? विच ऑफ द फॉलोइंग टास्क इज लिस्ट लाइकली टू डेवलप क्रिटिकल थिंकिंग अमंग स्टूडेंट्स? देखिए एक विद्यार्थी ने एक लंबवतीय बेलन जिसकी त्रिज्या 3.5 सेंटीमीटर है, ऊंचाई 10 सेंटीमीटर का आयतन इतना सेंटीमीटर परिकलित किया, उसने कहाँ गलती की? अब देखिए विकास की संभावना न्यूनतम, मतलब कि अगर हम किसी बच्चे से कोई क्वेश्चन पूछते हैं और उसको जितना ज़्यादा वो माइंड लगाएगा उसके अंदर क्या होगा? उसका विकास, मतलब यानी कि वो डेवलप होगा उसका माइंड। तो अब अगर पहला देखें इसमें पार्ट जो है
अगर एक विद्यार्थी को हम दे दें कि त्रिज्या है और ऊंचाई है और उसका आयतन इतना है, तो कहाँ उसने गलती की, तो कैसे, तो वो सबसे पहले लंबवृत्तीय बेलन का आयतन पहले फार्मूला उसको पता होना चाहिए। तो आयतन पता होने के बाद वो क्या करेगा, उसकी वैल्यू फाइंड करेगा और उसको कंपेयर करेगा 38.5 से, तब वो बता पाएगा कि उसने गलती कहाँ पे की है। इसी तरीके से ऑप्शन नंबर 2 में है, एक लंबवृत्तीय बेलन का आयतन ज्ञात कीजिए जिसकी त्रिज्या 3.5 सेंटीमीटर और ऊंचाई 10 सेंटीमीटर। अब देखिए लंबवृत्तीय बेलन का आयतन निकालना है तो सिंपली बच्चा क्या करेगा, पाई आर स्क्वायर फार्मूला लगाएगा और उसमें रेडियस और हाइट की वैल्यू पुट कर देगा और आंसर आ जाएगा। तो उसे ज़्यादा माइंड नहीं लगाना है इस वाले ऑप्शन, मतलब क्वेश्चन जो ऑप्शन नंबर 2 है। अब देखिए ऑप्शन नंबर 3 में कहा है 72 एंड 73 को 3 विभिन्न तरीकों से हल करके उनके परिणामों की तुलना कीजिए। अब इसमें क्या करेगा बच्चा, पहले इनको विभिन्न तरीकों से हल करेगा, फिर जो उनका रिजल्ट आएगा उनको चेक करेगा वो, तो यानी कि उसको क्या करना पड़ेगा, उसको अपनी थिंकिंग स्किल को डेवलप करना पड़ेगा, यानी कि उसको अपना माइंड यूज़ करना पड़ेगा कि किस तरीके से क्वेश्चन और भी तरीक़ों से सॉल्व किया सकता है या उसके अदर मेथड्स क्या हो सकते हैं। समीकरण ऑप्शन नंबर 4, समीकरण 7x + 3 = 24 को निरूपित करने वाली किन्हीं दो स्थितियों को सूत्रबद्ध कीजिए। तो अब इसमें भी क्या करेगा, सूत्रबद्ध बनाने के लिए या इस निरूपित करने के लिए उसको कुछ सोचना पड़ेगा। तो यानी कि सबसे न्यूनतम विकास किसमें जो होगा, वो सबसे न्यूनतम विकास होगा ऑप्शन नंबर 2 में। यानी ऑप्शन नंबर जो 2 है, एक लंबवृत्तीय बेलन का आयतन, तो सिंपली बच्चा क्या करेगा, पाई आर स्क्वायर फार्मूला लगाएगा, वैल्यू पुट करेगा और आंसर फाइंड कर देगा। सो ऑप्शन नंबर 2 इज करेक्ट ऑफ द क्वेश्चन नंबर 36। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 37, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा एनसीएफ 2005 की अनुशंसा के अनुसार सभी के लिए गणित उपलब्ध कराने का व्यापक उद्देश्य निम्नलिखित में से किससे संरेख है। इंग्लिश में भी पढ़ लेते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग अलाइंस विद द ओवरऑल ऑब्जेक्टिव ऑफ अचीविंग मैथमेटिक्स फॉर ऑल एज पर एनसीएफ 2005। देखिए एनसीएफ 2005 से एवरी ईयर या जो भी 6 मंथ पे एग्ज़ाम होते हैं, ठीक है, हर पेपर में आपको एनसीएफ देखने को जरूर मिलता है। तो एनसीएफ को आप अच्छे से रीड कर लीजिए। ओके, ऑप्शन देखिए पढ़ते हैं, विभिन्न क्षेत्रों और विभिन्न सामाजिक समूह वाले गणितज्ञों के योगदान की विशिष्टताओं पर बल देना चाहिए। गणित में निपुण विद्यार्थियों को एकाकीपन में शिक्षण देना चाहिए। तो ये तो ऑप्शन गलत है। विद्यार्थी को हम अगर लिखा हुआ है ऑप्शन नंबर 2, देखिए पढ़ते हैं इंग्लिश में, मैथमेटिकल टैलेंटेड स्टूडेंट्स शुड बी ग्रूम्ड इन आइसोलेशन। मतलब क्या टैलेंटेड बच्चों को ही पढ़ाना चाहिए, ऐसा तो कहीं पे नहीं लिखा हुआ है और ऐसा आप कॉमन सेंस भी यूज़ कर सकते हैं। ये मान लिया जाना चाहिए कि गणित का महत्व कुछ विशिष्ट विद्यार्थियों के लिए है, ये तो बिल्कुल गलत हो गया। पाठ्य पुस्तक में सम्मिलित प्रश्न केवल सामान्य कठिनाई वाले होने चाहिए, ऐसा नहीं है। हम हमेशा इजी, फिर मॉडरेट से फिर हाई लेवल पे जाते हैं। तो यानी कि ऑप्शन नंबर ए जो है वो परफेक्ट है। तो ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट ऑफ द क्वेश्चन नंबर 37। नाउ द क्वेश्चन नंबर 38, गणित कक्षा कक्ष को प्रभावी बनाने के लिए निम्नलिखित में से क्या प्रभावी है। अब देखिए कक्षा कक्ष को प्रभावी बनाने के लिए टीचर क्या करेगा, एक प्रश्न को हल करने के लिए विभिन्न तरीकों को प्रोत्साहित करना चाहिए। अध्यापक द्वारा नई समस्या को हल करने के चरणों को कुशलता से बोर्ड पर निरूपित करना चाहिए। तो बोर्ड से निरूपित करने से बच्चे को कुछ सीखने से ऐसा जरूरी नहीं है कि हम बोर्ड पे लिख रहे हैं और बच्चा हर बात को समझ रहा है। अगर वो खुद से कोशिश करेगा तो आई थिंक ही कैन इम्प्रूव। समूह में कार्य और समूह में समस्या सुलझाने को हतोत्साहित, तो हतोत्साहित तो बिल्कुल रॉन्ग गया। इस टाइप के ऑप्शन आपको हमेशा ध्यान रखने, नेगलेक्ट करने यानी कि कैंसिल कर देने। महत्व दिया जाना चाहिए कि अनिवार्य रूप से गणित एक मूर्त विषय, तो ऐसा कुछ नहीं है। बच्चे अपनी इच्छा के अनुसार, देखा होगा आपने कि बच्चा 11th-12th में होता है तो PCB भी लेता है और PCM लेता है, तो वो उसकी इच्छा अनुसार है। तो अभी यहाँ पे हम जूनियर लेवल पर पढ़ रहे हैं, तो जूनियर लेवल पे तो बच्चे को पढ़ना पड़ता है, मैथ्स तो पढ़ना ही है। तो इट इज़ एम्फसाइज्ड दैट मैथमेटिक्स इज एसेंशियल आ कॉन्क्रीट सब्जेक्ट। तो देखिए इसमें जो प्रभावी बनाने के लिए हम क्या करेंगे, तो गणित एक मूर्त विषय है वो तो अलग की बात है, लेकिन प्रभावी कैसे बनाया जाएगा गणितीय कक्षा कक्ष को, तो एक प्रश्न को हल करने के लिए विभिन्न तरीकों को प्रोत्साहित करना चाहिए। यानी कि ऑप्शन नंबर ए होगा कि ये क्वेश्चन को डिफरेंट मेथड यूज करके बच्चों सॉल्व करें, इससे उसकी जो मेंटल एबिलिटी होगी वो डेवलप होगी। नाउ द क्वेश्चन नंबर 39, आयतन के मापन के शिक्षण और अधिगम संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया वांछनीय है। देखिए विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ डिजायरेबल प्रैक्टिस इन कॉन्टेस्ट ऑफ टीचिंग एंड लर्निंग ऑफ मेजरमेंट ऑफ वॉल्यूम। अब देखिए वॉल्यूम के लिए सबसे पहले तो आप अपना एक माइंड यूज कर सकते हैं कि वॉल्यूम के लिए क्या नीड होती है। तो विद्यार्थी को प्रारंभ में दो विमाओं वाली आकृतियों के आयतन की जानकारी देना, तो दो विमाओं से आयतन बनता ही नहीं है। तो
आपको पता है जितनी भी 3 डायमेंशनल शेप्स होते हैं यानी कि 3D सॉलिड शेप्स होते हैं वो आयतन के बारे में हमें जानकारी देते हैं। तो ऑप्शन ए तो ऐसे ही गलत हो गया। ऑप्शन 2 देखते हैं, विद्यार्थियों को विभिन्न आकृतियों के आयतन के परिकलन हेतु प्रयासों की कल्पना के लिए प्रोत्साहित करना है। विद्यार्थियों को विभिन्न आकृतियों के आयतन, अब विभिन्न आकृति जैसे क्या हो गया, क्यूब हो गया, कुबाइड हो गया, घन, घनाभ, शंकु या जिनको कोन कहते हैं, ठीक है, इस या सिलेंडर जिनको बेलन बोला जाता है, तो इनके विभिन्न आकृतियों के आयतन के परिकलन हेतु प्रयासों की कल्पना के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए। तो ऑप्शन सेकंड करेक्ट है आई थिंक। प्रारंभ में एक घन के आयतन के सूत्र को लिखना, तो सूत्र लिखने से कुछ नहीं होना है ना, एक घन के आयतन जानने से बच्चे में डेवलप नहीं होगा उसका माइंड कि वो किसी दूसरे फिगर का अगर उसको दे दिया जाए, किसी दूसरे 3 डायमेंशन शेप दे दिया जाएगा तो वो निकाल पाएगा जल्दी। तो उसे हर एक बीमाओं वाले यानी कि जो 3 डायमेंशनल शेप्स होंगे उनके बारे में पता होना चाहिए। प्रारंभ से ही सटीक परिकलन को प्रोत्साहित करना, तो सटीक परिकलन तो सटीक तो नहीं हो सकता। बच्चा क्या करेगा, सबसे पहले उसको सॉल्व करेगा, फिर उसका आंसर फाइंड करेगा। तो इसमें जो ऑप्शन नंबर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सेकंड इज करेक्ट। नाउ द क्वेश्चन नंबर 40, पियाजे के अनुसार बच्चों की दिक् स्थान की समझ के लिए निम्नलिखित में से क्या सही नहीं है। देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू अकॉर्डिंग टू द पियाजे व्यूज ऑफ चिल्ड्रंस अंडरस्टैंडिंग ऑफ स्पेस। देखिए, बच्चों के दिक् स्थान की प्रारंभिक समझ उनके ज्ञानदी प्रेरक अनुभव से उत्पन्न होती है। देखिए, इस टाइप के क्वेश्चन के लिए आपको पियाजे की थ्योरी पढ़नी पड़ेगी, क्योंकि पियाजे की थ्योरी अगर नहीं पढ़ी तो आप अपना माइंड कितना भी यूज़ करें वो सब रॉन्ग हो जाएगा स्टेटमेंट, क्योंकि उनकी थ्योरी के अकॉर्डिंग जो भी आंसर होगा वही करेक्ट माना जाएगा। तो देखिए, यहाँ पे जो ऑप्शन नंबर 4 है, ज्यामितीय बोध की प्रगति ऐतिहासिक क्रम में होती है, ना कि तर्क संगत क्रम में, ये उनका स्टेटमेंट है। सो ऑप्शन नंबर 4 इज करेक्ट। नाउ द क्वेश्चन नंबर 41, यदि इतना बराबर इतना लिखा हुआ है तो x का मान ज्ञात करना है। अब देखिए, यहाँ पे एक साइन है, ये ध्यान रखिएगा, जो ये प्लस लग रहा है आपको, ये प्लस नहीं है, डिवाइड का साइन है। ओके, तो ध्यान से समझना है इसको। देखिए, मैं इसको डायरेक्ट सॉल्व कर रहा हूँ। देखिए, इसको डायरेक्ट सॉल्व कर रहा हूँ मैं। 12 -12 इंटू -3 तो कितना हो जाएगा, ये 30, ये हो जाएगा 36 हो जाएगा, क्योंकि -1 प्लस हो जाएगा। अब देखिए, ये डिवाइड का साइन लगा हुआ है, तो डिवाइड का साइन लिखा है, तो 20 को -4 से करेंगे तो -5 आएगा, तो प्लस ये हो जाएगा -5, और देखिए 8 3 जा और माइनस पहले से, तो ये कितना हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। 8 3 जा 24 और माइनस पहले से था, तो माइनस क्या होगा, प्लस। -16 डिवाइडेड बाई -2, तो ये कितना हो जाएगा, -8। अगर आपके पास पेपर है तो आप पेपर अपने सामने रख लीजिए, ठीक है, इजी रहेगा। 7 4 जा तो -4 और प्लस x। अब इसको सॉल्व करते हैं। देखिए, 36, अब प्लस माइनस क्या होगा, माइनस, ग्रेटर नंबर है यहाँ पे 5, तो यहाँ पे क्या होगा, -2, और इसे -1 से ये क्या हो जाएगा, प्लस, तो ये 8 हो गया, और ये माइनस का 4 प्लस x। अब देखिए, ये कितना होगा, 36 -2 34, 34 एंड 8 42, और ये माइनस का 4 था, इस साइड आएगा, कितना हो जाएगा, 4 प्लस का 4, सो x इज इक्वल टू हो जाएगा 46। सो देखिए, इसमें ऑप्शन नंबर कौन सा, आई थिंक ऑप्शन नंबर 1 इज 46। सो ऑप्शन नंबर 1 इज करेक्ट ऑफ द क्वेश्चन नंबर 41। नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन नंबर 42, यदि 8 अंकों वाली संख्या 30x0867y 88 से विभाज्य है तो 3x प्लस y का मान क्या है। इफ़ एन 8 डिजिट नंबर 30x0867y इज डिविजिबल बाई 88 देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ 3x प्लस y। अब देखिए, 88 से विभाज्य है, तो 88 से विभाज्य होने के लिए जो नंबर 88 से विभाज्य है, इसका मतलब वो 11 और 8 से भी होगा। 11 8 जा 88, तो 11 से भी होगा और 8 से भी होगा। तो अब इस क्वेश्चन को देखिए कैसे लगाएंगे। पहले हम चेक करते हैं डिविजिबिलिटी ऑफ 11। तो 11 की डिविजिबिलिटी आपको पता होनी चाहिए कि कैसे निकालते हैं। तो 11 की डिविजिबिलिटी के लिए एक एग्जांपल में दे रहा हूँ, 1331। आपको पता होगा दिस इज अ क्यूब ऑफ 11। इसमें हम क्या करते हैं, सम ऑफ ऑड प्लेसेस, सम ऑफ ऑड प्लेसेस। तो ऑड प्लेसेस कौन से, 1 और 3, तो इनका 4 हो गया। ऐसे ही सम ऑफ इवन प्लेसेस, यानी ये 2 और 4, क्योंकि ये 2 नंबर पे आएगा, ये 4 नंबर पे आया, तो 2 और 4 ये क्या हो गए, इवन प्लेसेस हो गए। तो इन दोनों को प्लस करेंगे तो कितना आएगा, 4, दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे 0। अब देखिए, 0 भी आ सकता है या 11 भी आ सकता है या 11 का मल्टीपल भी आ सकता है, यानी 22 आ सकता है।
तो इस टाइप के अगर डिफरेंस मिल जाते हैं इसका नंबर वो 11 से डिविजिबल होगा। तो वही यहाँ पे कॉन्सेप्ट लगाना है, ये केवल बताया है मैंने कि अगर आपको नहीं पता है उसके लिए। अदरवाइज क्वेश्चन को देखिए कैसे सॉल्व करते हैं। अब देखिए 3 0, तो यहाँ पे डिजिट को मैं लिखता हूँ 3 0 x 0 8 6 7 y। अब यहाँ क्या करेंगे 3x इस तरीके से हम ऐड करते हुए चले जाएंगे। तो 3 देखिए 3 + 8 + 7 8 7 15 15 3 18, ये हो गया 18 + x। अब इसमें से सब्ट्रैक्ट करेंगे कौन से प्लेसेस, इवन प्लेसेस। तो इवन प्लेसेस देखिए क्या है 0 फिर 6 और y, यानी कि 0 0 ऐड करेंगे तो 0 ही रहेगा। तो ये हो जाएगा 6 + y यानी 6 + y। इन दोनों का सब्ट्रैक्शन क्या होना चाहिए, या तो 0 आना चाहिए या तो 11 का मल्टीपल होना चाहिए, तो या 11 होना चाहिए। तो 18 - 6 हो जाएगा 12 प्लस x हो जाएगा माइनस का y होगा। अब देखिए ये नंबर जो आया है ये 11 से डिविजिबल होना चाहिए। तो 11 से डिविजिबल होने के लिए क्या होना चाहिए, यहाँ पे 11 होना चाहिए। अगर मैं यहाँ पे +1 रख दूँ, वो x की जगह पे 1 और y की जगह पे 2 रख देता हूँ, तो ये कितना होगा 12 1 13 13 - 2 11, यानी ये 11 हो गया। तो 11 से तो डिविजिबल हो गया ये। अब हमें चेक करना है 8 से डिविजिबल है कि नहीं। तो अगर मैं देखिए y की जगह पे 2 रखता हूँ, तो y की जगह पे अगर 2 रखूँगा तो ये 72 बनेगा। और 8 की डिविजिबिलिटी आपने पढ़ी होगी लास्ट 3 डिजिट्स, लास्ट 3 डिजिट शुड बी डिविजिबल बाई 8। तो 6 7 2, और इसको 8 से डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा 8 8 जा 64, रिमाइंडर बचेगा 3 8 4 जा, तो यानी कि 8 से भी डिविजिबल है। तो हमें यहाँ से x और y की वैल्यू क्या हो गई 1 और 2। आपसे पूछा गया है 3x + y, तो 3x की वैल्यू है 1 प्लस y की वैल्यू है 2, 3 बन जा 3 3 2 5। सो ऑप्शन नंबर कौन सा होगा इसमें, ऑप्शन नंबर 4 इज़ करेक्ट। इसका आंसर क्या हो गया 5। इस टाइप के क्वेश्चन आपको एवरी ईयर जो भी एग्ज़ाम होते हैं इसके सीटेट के आपको देखने को मिलेंगे। आपको सीटेट नहीं तो टेट में आपको ज़रूर देखने को मिलेंगे। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 43। अब ये सिंप्लीफिकेशन है। द वैल्यू ऑफ 6 होल 2/3 प्लस 2 होल 1/2 इंटू 3 होल 3/4 माइनस 5 होल 1/2 इंटू 4 होल 1/4 प्लस 1 होल 2/3 7/8 प्लस 3/4 इंटू 2/3। देखिए इसको सिंप्लीफाई करना है, कुछ नहीं करना है। क्वेश्चन को पहले जो भी मिक्स फ्रैक्शन है उसको पहले आपको इम्प्रॉपर में कन्वर्ट करना है। ठीक है, देखिए 6 3 जा 18 18 टू 20, तो ये हो गया 20/3 प्लस 2 2 जा 4, ये हो गया 5/2 इंटू 4 3 जा 12 12 3 15/4 माइनस 5 2 जा 10 11/2 इंटू 4 4 जा 16 17/4 प्लस 3 1 जा 3 3 2 5/3। और देखिए 2 2 जा 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, 2 2 जा 4 यानी कि 1/2 बचेगा। एलसीएम लेंगे तो कितना आएगा 8, ये 7 एज इट रहेगा। प्लस अब आपने यहाँ पे क्या लिया था 2 आया था, 2 4 जाए यानी ये 4 होगा। तो कुल मिला के यहाँ पे कितना हो जाएगा 11। अब इसको आप सिंप्लीफाई जब करेंगे तो इसका जो आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर 3 होगा। ओके, मैंने इसको सॉल्व किया है। ठीक है, ये पेपर मेरा ही दिया हुआ है, तो आप इसको सॉल्व करके देखेंगे तो आंसर जो आएगा -11 होल 1/12। बट आपको स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करना है। आप ये सोचेंगे डायरेक्ट आंसर मिल जाएगा, तो कोई इसकी शॉर्ट ट्रिक नहीं है इसके लिए। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर देखिए 44। पूर्णांकों 1 से 100 तक के मध्य अभाज्य युग्मों की संख्या क्या है। देखिए सबसे पहले तो क्वेश्चन का मीनिंग आपको समझ में आना चाहिए। हाउ मेनी पेयर्स ऑफ ट्विन प्राइम्स आर देयर बिटवीन द इंटीजर्स 1 and 100। ट्विन प्राइम नंबर्स क्या होते हैं, सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए। तो द डिफरेंस बिटवीन प्राइम नंबर्स इज 2, विच नंबर हैविंग द डिफरेंस ऑफ 2, यानी कि जिनके बीच में जो प्राइम नंबर्स हैं उनके बीच में अगर डिफरेंस आपको कितने का मिल जाए। अब जैसे मैं बात करूँ 2 और 4 है, तो यहाँ 2 तो प्राइम है बट 4 नहीं है ना, तो इनका हम पेयर नहीं ले सकते। बट अगर आप देखें यहाँ पे 3 और 5, तो ये दोनों क्या है प्राइम है, और इन दोनों के बीच का अगर डिफरेंस देखा जाए तो 2 आएगा। डिफरेंस मतलब ग्रेटर से स्मॉलर सब्ट्रैक्ट करना है, ये नहीं कि स्मॉलर टू करना है, बस आपको डिफरेंस याद रखना है कितना है 2। तो इसी तरीके से आपको पेयर ढूंढने हैं, और वो कितने पेयर हैं 1 से लेके 100 इंटीजर्स तक। तो देखिए चेक करते हैं। तो देखिए पहला तो हो गया 3 5, ओके, फर्स्ट हो गया 3 5। नेक्स्ट क्या होगा 5 7 होगा। अब 7 के बाद 7 और 9 तो 9 हो नहीं सकता, 9 11 भी नहीं हो सकता, 11 13 होगा, 11 13 हो जाएगा। उसके बाद कितना होगा 17 और 19 हो जाएगा। ओके, फिर उसके बाद 21 23 नहीं होगा क्योंकि 21 इज़ डिविजिबल, 23 भी नहीं होगा,
27 नहीं होगा, 29 एंड 31 होगा, ये भी किसी से डिविजिबल नहीं होते और डिफरेंस इनका 2 है। उसके बाद आते हैं 33 35 नहीं होगा, 37 एंड 39 वो भी नहीं होगा, 41 एंड 43 ये देखिए हो जाएगा, दोनों के बीच का डिफरेंस 2 है और ये दोनों क्या है, प्राइम नंबर है। उसके बाद आते हैं 47 49, तो 49 हो जाता है, 51 एंड 53, 51 भी डिविजिबल होता है, 73 जा, तो नेक्स्ट हो जाएगा 57, 57 भी होता है डिविजिबल, 57 19 3 जा, तो 59 एंड 61 ये दोनों क्या है, देखिए प्राइम नंबर है और दोनों का डिफरेंस कितना है, 2 है। और ढूंढते हैं इसमें, अब देखिए 61 हो गया, नेक्स्ट 62 63 64 65 डिविजिबल है, 66 है, 67 है और 69 भी है, 71 एंड 73 आई थिंक, 71 एंड 73 इन दोनों के बीच का डिफरेंस है। आप देखिए और कोई मिलेगा, 73 74 75 76 78 79, तो 79 और फिर 81, तो अगर हम 79 और 81, तो 81 देखिए 9 से डिविजिबल होता है, तो ये तो नहीं हो सकता पेयर। उसके बाद 82 पे आते हैं, 83 पे आते हैं, 84 85 86 87 88 89, तो 87 और 89 देखिए 87 और 89, तो 87 किसी से डिविजिबल है, तो 87 तो हो जाएगा 3 से, 3 2 जा 6, 3 9 जा, तो यानी ये भी नहीं हो, तो कुल मिला के हो गए 1 2 3 4 5 6 7 8, तो टोटल कितने हो गए 8। सो ऑप्शन नंबर 2 इज़ करेक्ट। देखिए इसमें टाइम देना पड़ेगा, अगर आपको पहले से आपको पता है कि कितने होते हैं तो आप डायरेक्ट लगा सकते हैं, ठीक, बट आपको टाइम देना पड़ेगा क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 45, इफ़ 21,168 इज इक्वल टू दिस वेयर ए बी एंड सी आर नेचुरल नंबर, देन व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ दिस। अब देखिए हमें इस टाइप के क्वेश्चन को लगाने के लिए क्या करना पड़ता है, सबसे पहले हम इसके फैक्टर करेंगे, किसके 21,161 के। तो देखिए कैसे फैक्टर होंगे, 21,168, तो उसके फैक्टर कर लेते हैं, तो 2 1 जा 2, 2 5 जा 10, 2 8 जा 16, 2 4 जा 8। नेक्स्ट देखिए, अब देखिए यहाँ पे 2 बन जा, तो 2 डिजिट एक साथ लिया था ना यहाँ पे, तो ये एक 0 यहाँ पे होगा, सॉरी, ठीक है, ये 0 हो जाएगा। तो अब देखिए 2 5 जा 10, 2 2 जा 2 9 जा 2 2 जा, फिर ऐसे करेंगे 2 2 जा 2 6 जा, और ये 2 4 जा 2 6 जा, 2 बन जा 2 3 जा 2 2 जा और 2 3 जा। अब देखिए किसी से होगा डिविजिबल, तो अब 7 यहाँ पे बन रहा है, अब आपको 7 दिख रहा है, तो 7 से अगर डिवाइड कर लेते हैं, 3 से भी हो जाएगा, 3 4 जा 12, 3 4 जा 12 और 3 1 जा 3। अब ये देखिए किसका है, 4 4 1, तो ये आपको 21 का पता है, तो उसके फैक्टर कर लेते हैं, तो 3 1 जा 3, 3 4 जा 12, 3 7 जा 21, 3 4 जा 12, 3 9 जा 27 एंड 7 7 जा 49 एंड 7 1 जा 7। अब देखिए 2 की पावर कितनी है यहाँ पे 4, और यहाँ पे 3 की पावर कितनी है 3, और 7 की पावर कितनी है 2, तो a इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, a इज इक्वल टू 4, b इज इक्वल टू 3 एंड c इज इक्वल टू 2, तो 4 3 2, a b c की वैल्यू क्या हो गई 4 3 2। नाउ पुटिंग द वैल्यू 4 फिर 3 एंड प्लस 2, तो 4 4 जा 16, 5 3 जा 15 प्लस 2, तो 16 माइनस 15 1 प्लस 2, दिस विल बी 3। सो ऑप्शन नंबर सेकेंड इज करेक्ट ऑफ द क्वेश्चन नंबर 45। नाउ द क्वेश्चन नंबर 46, देखिए माना कि x वह सबसे छोटी संख्या है जिसे 8 12 20 28 35 से भाग देने पर प्रत्येक दशा में 5 शेष रहता है, तो x के अंकों का योग है। लेट x बी द लिस्ट नंबर विच वैन डिवाइडेड बाई 8 12 20 28 35 लीव्स अ रिमाइंडर 5 इन ईच केस, व्हाट इज़ द सम ऑफ डिजिट्स ऑफ x। यानी कि ये कोई एक ऐसा नंबर होगा जिसको 8 12 20 28 35 से डिवाइड करने पर रिमाइंडर क्या बच रहा होगा, यानी शेष 5 बच रहा होगा। तो ऐसा कोई जो नंबर होगा उसके अंकों का यानी उसकी डिजिट्स का सम बताना है। तो देखिए इस टाइप के क्वेश्चन को किस तरीके से करते हैं, जो भी रिमाइंडर होता है उसको हम दिए हुए नंबर से सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। तो सब्ट्रैक्ट करने पे देखिए हम 8 से 5 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना आएगा 3, 12 से 5 करेंगे तो 7 आएगा, 20 से 5 करेंगे तो 15 होगा, और इससे करेंगे तो 22 होगा, सॉरी 23 होगा, और
35 से करेंगे तो 30 होगा। इसके बाद इन सभी का आपको क्या निकालना है, एलसीएम निकालेंगे। क्या फाइंड करना है, एलसीएम, इसको बोलते हैं लघुत्तम समावर्तक। तो एलसीएम जब आप फाइंड करेंगे तो ये आएगा 4830। आप इसको फाइंड करके देख लीजिएगा, 4830। और आपसे पूछा गया है कि उस संख्या के अंकों का योग, तो 4 8 कितना होगा, 4 8 12 12 3 15, यानी 4 8 12 12 3 15, यानी कि इनके अंकों का योग कितना हो जाएगा, 15। तो आंसर नंबर कौन सा हो गया, ऑप्शन नंबर ए इज़ करेक्ट, ये ऑप्शन नंबर 1 इज़ करेक्ट। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 47, संख्याओं 50 61 92 117 में से प्रत्येक से कौन सी संख्या घटाई जाए ताकि इस प्रकार इसी क्रम में प्राप्त संख्याएं समानुपात में हो जाएं। What number should be subtracted from each 50, 61, 92, 117 so that the numbers so obtained in this order are in proportion। अब proportion होने के लिए आपको ये पता होना चाहिए कि क्या होते हैं proportion, A रेशियो B proportional C रेशियो D। इट शुड बी AD इज इक्वल टू BC, यानी AD यानी A और D की मल्टीप्लाई और B और C की मल्टीप्लाई दोनों बराबर होनी चाहिए। लेकिन अभी जब आप मल्टीप्लाई कराएंगे तो ये बराबर नहीं होंगे। तो इसमें से पूछा गया कौन सा नंबर यानी कौन सी संख्या घटा दी जाए कि ये किस में हो जाए, समानुपात में हो जाए। देखिए इसके लिए आप अगर मेथड अप्लाई करेंगे 50 - x 61 - x, तो काफ़ी लेंथी मेथड होगा। तो आप इसको शॉर्ट ट्रिक से करेंगे या आप इसको डायरेक्ट कर सकते हैं बाय दी ऑप्शन से अगर जाएंगे तो भी ईजी हो जाएगा। जैसे देखिए 1 बाय 1 ऑप्शन चेक करते हैं। तो इसमें जैसे मैंने 17 देखिए इसमें करेक्ट किया था, चेक किया था, तो 17 रखते हैं। तो 17 अगर रखेंगे हम तो 50 - 17 कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 33। अब मैंने क्या बताया था, AD यानी AD कौन सा, ये A हो गया और ये D, तो इसमें से भी माइनस करते हैं तो ये कितना आ जाएगा, ये हो जाएगा 100। ठीक है, इसी तरीके से 61 से 70 माइनस करें तो 17, ये बचेगा 4, 11 - 7 4, और यहाँ से कैरी होगा तो कितना हो जाएगा 5, यानी ये 44 होगा। इसी तरीके से 92 से सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं तो 12, ये 5 हो जाएगा, और यहाँ से 8 8 - 1 7। अब देखिए यहाँ पे लास्ट में यूनिट 0 आ रही है और इसमें भी लास्ट यूनिट 0 आ रही है। इसका मतलब जो आप इनको और इनको मल्टीप्लाई कराएंगे ये दोनों इक्वल हो जाएंगे। बट और भी कंडीशन में ऐसा आपको यूनिट डिजिट 0 नहीं मिलेगा। सो ऑप्शन नंबर 4 इज़ करेक्ट। और अगर आप इस तरीके से नहीं समझ आ रहा है तो मैंने बहुत सारी ट्रिक बताई हैं प्रोपोर्शनल के लिए। यू कैन वॉच माई वीडियोज़, गो इन प्लेलिस्ट एंड सर्च बाई ट्रिक बाई मैथ्स बाई ट्रिक। नाउ द क्वेश्चन नंबर 48। देखिए 1710 की एक राशि A, B तथा C में इस प्रकार बांटी जाती है कि A का 4 गुना, B का 6 गुना तथा C का 9 गुना बराबर है। A और C में क्या अंतर है। A sum of 1710 is divided in A, B and C such that 4 times of A, 6 times of B, 9 times of C are equal. What is the difference between A and C? देखिए क्वेश्चन क्या बोल रहा है, A का 4 गुना यानी कि 4A, और B का 6 गुना तो 6B, और C का 9 गुना तो 4A बराबर 6B बराबर 9C। अब इसको लिख लिया है, अब इसको करेंगे कैसे। अब यहाँ पे आप रेशियो फाइंड करें, तो रेशियो फाइंड करने के लिए कुछ नहीं करना है, सिंपली क्या करना है, इन सभी का आप एलसीएम निकाल दीजिए। तो 4 6 और 9 का एलसीएम क्या होगा, आई थिंक 36, सभी का 36 होगा। तो 36 एंड 36, तो 4 9 जा 6 6 जा एंड 9 4 जा, तो 9 रेशियो 6 रेशियो 4 आ गया यहाँ से रेशियो। देखिए अब रेशियो यहाँ पे कितना हो गया, 9 रेशियो 6 रेशियो 4। अब आपसे क्या पूछा गया, A और C में क्या अंतर है। तो A और C, तो देखिए यहाँ पे क्या था, 9 रेशियो 6 रेशियो 4, तो इन दोनों में डिफरेंस कितना है A और C में, तो 5 का है डिफरेंस। तो हमें क्या निकालना है, इसकी 5 वैल्यू निकालनी है। तो ये टोटल वैल्यू इसकी गिवन है, तो हम यहाँ से फाइंड कर लेते हैं। तो देखिए 9 6 कितना होगा, 15 4 19, तो 171 अपॉन में 19, और कितना उसका पार्ट निकालना है, 5 पार्ट, क्योंकि डिफरेंस निकालना है। तो 19 9 जा और 9 5 जा कितना होता है 45, यानी कि जो ऑप्शन नंबर होगा ऑप्शन नंबर 4 इज़ करेक्ट, 450। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 49। टोकरियों A और B में रखे फलों की संख्या में 7 रेशियो 9 का अनुपात है। ये टोकरी A में से 6 फल निकालकर टोकरी B में डाल दिए जाते हैं, तो ये अनुपात 1 रेशियो 3 हो जाता है। A और B में कुल कितने फल हैं, देखिए A और B यानी कि 7/9 रेशियो है, तो उसको x में कंसीडर कर लेते हैं।
यदि टोकरी ए में से 6 फल निकाल कर, तो ए कौन सी है, 7x वाली है, यानी कि 7 जिसका रेशियो 7 लिखा हुआ है, निकाल कर मतलब ये टोकरी ए में से 6 निकाल लिए और टोकरी बी में डाल दिए जाते हैं, तो अगर उसमें से 6 निकालें तो इसमें से 6 प्लस करेंगे और उनका रेशियो कितना हो जाता है, 1/3 हो जाता है। तो उसको सॉल्व करते हैं। देखिए 7 तियाँ 21x, 6 तियाँ 18 और 9x प्लस 6, इसको सॉल्व कर लेते हैं। देखिए 21 माइनस 9 ये प्लस का आएगा तो ये कितना बचेगा, 11 माइनस 9 2, यानी ये हो जाएगा 12x और ये 18 6 24 हो जाएगा, माइनस का इस साइड होगा ट्रांसपोज तो 24 होगा। सो x इज इक्वल टू कितना हो गया 2, x 2 है और रेशियो कितना था 7 और 9, और 7 और 9 को ऐड करते हैं तो कितना होगा 16 और 16x है ये रेशियो, और x की वैल्यू आपने कितनी फाइंड की है 2, तो 16 2 जा कितना होता है 32। सो ऑप्शन नंबर 4 इज करेक्ट ऑफ द क्वेश्चन नंबर 49। नाउ द क्वेश्चन नंबर 50, ट्रायंगल ABC और ट्रायंगल ADB का उभयनिष्ठ आधार AB है और दोनों त्रिभुज AB के एक और स्थित हैं। DA परपेंडिकुलर ऑन AB एंड CB परपेंडिकुलर ऑन AB एंड AC इज इक्वल टू BD है, निम्न में से कौन सा सत्य है। देखिए पहले तो आपको कॉन्ग्रुएंसी के लिए थोड़ा सा पता होना चाहिए कुछ। देखिए दो ट्रायंगल हैं, ट्रायंगल एक ABC और ADB, उभयनिष्ठ आधार है AB। तो इसको मैं अगर बनाता हूँ यहाँ से, देखिए ये AB एक आधार है इसका A और B, एक तरफ C है और एक तरफ क्या दे रखा है D, यही लिखा हुआ है। DA परपेंडिकुलर ऑन AB, तो DA परपेंडिकुलर यानी कि ये DA जो है परपेंडिकुलर AB यानी कि ये 90 हो गया। उसके बाद CB परपेंडिकुलर ऑन AB, CB परपेंडिकुलर ऑन AB ये परपेंडिकुलर है, AC इज इक्वल टू BD गिवन है। ओके, अब देखिए हमें इसमें से बताना है कौन सा सही है, तो हम इसको ब्रेक करके बनाते हैं। देखिए कैसे करेंगे। अब देखिए दो ट्रायंगल हैं, एक ट्रायंगल B पर एंगल बना हुआ है, अगर इस पर B है और इसके लिए ये क्या हो जाएगा, मतलब ये A होगा और ये C हो गया। ओके, ABC ट्रायंगल। दूसरा एक ट्रायंगल देखिए क्या है, उसमें भी आधार उसका देखिए क्या है, दोनों के उभयनिष्ठ AB था ना, तो ये और इसमें जो कोण A पे बन रहा है, तो ये मान लेता हूँ कि ये A है और ये अगर A है तो ये क्या हो जाएगा B होगा और दूसरा वाला D होगा, क्योंकि देखिए A के सामने BD है तो A के सामने BD है, ऐसे B के सामने AC है तो B के सामने AC है। अब देखिए दोनों को हमें लिखना है कॉन्ग्रुएंसी, तो कॉन्ग्रुएंसी कैसे लिखेंगे, त्रिभुज ABC, त्रिभुज ABC कॉन्ग्रुएंट विद त्रिभुज BAD, तो इसमें ऑप्शन नंबर देखिए कौन सा है, आई थिंक ऑप्शन नंबर A, तो ऑप्शन नंबर A क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 51, चार त्रिभुजों की भुजाएं नीचे दी गई हैं, इनमें से कौन सा समूह समकोण त्रिभुज बनाता है। ये क्वेश्चन ही गलत गिवन है। द साइड ऑफ 4 ट्रायंगल्स, तो 4 ट्रायंगल नहीं होगा, साइड ऑफ अ ट्रायंगल्स आर गिवन बिलो, एक ट्रायंगल की साइड है, चार त्रिभुजों की नहीं होगा, ठीक है। त्रिभुज की भुजाएं दी गई हैं, उनमें से आपको बताना है कौन सा समकोण त्रिभुज। तो देखिए समकोण त्रिभुज बनाने के लिए जो भुजाएं हैं वो क्या होना चाहिए, पाइथागोरस थ्योरम को फॉलो करने चाहिए। तो इसमें से देखिए अगर हम 24 का स्क्वायर करते हैं, ठीक है, और हमेशा ध्यान रखना है जो सबसे बड़ी भुजा होगी वही क्या होगी, हाइपोटेनियस यानी कर्ण होगी। तो 24 है तो 24 का आप स्क्वायर करोगे तो कितना आएगा 5 7 6 आएगा, तो इन दोनों को प्लस करने पे तो मिलेगा नहीं, ऐसे ही इसमें भी नहीं मिलेगा। आपको ऑप्शन नंबर 3 देखिए, ऑप्शन नंबर 61 का स्क्वायर जब आप करेंगे तो 61 का स्क्वायर कितना होगा, तो निकाल लेते हैं इसको। तो ये 36 और 6 1 जा 6 2 जा 12 और 1, तो ये 1 2, तो यानी कि 372 बना गया, ये इसका स्क्वायर हो गया। और आपको पता है इसका स्क्वायर कितना होता है 36, 160 का स्क्वायर और प्लस 11 का स्क्वायर 121, तो दोनों को प्लस करते हैं तो ये 2 हो जाएगा ये, तो देखिए वही आ रहा है 3721 इक्वल होगा दोनों, इसका मतलब ऑप्शन नंबर 3 जो होगा वो करेक्ट होगा। सो ऑप्शन नंबर 3 इज़ करेक्ट, यानी कि फर्स्ट वाला। अब ये चीज़ ध्यान रखनी है क्वेश्चन में, देखिए बच्चे क्या क्या करते हैं मोस्टली, ऑप्शन कौन सा है इसमें 3 है तो 3 पे ही टिकला, 3 नहीं करना है आपको, यहाँ देखना लिखा है इनमें से कौन सा समूह समकोण त्रिभुज बनाता है, तो ऑप्शन नंबर 3 यानी कि फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट होगा। अब जब बबल फिल करेंगे तो फर्स्ट करेंगे ना कि 3 करेंगे। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 52, किसी चतुर्भुज के कोण इतने के अनुपात में है, चतुर्भुज के सबसे छोटे तथा सबसे बड़े कोण का अंतर क्या है। तो आपको पता है चतुर्भुज के चारों कोणों का योग क्या होता है 360, तो 3 5 8 8 7 15 15 9 24, यानी कि 24 आ गया, तो 360 बटे 24 इसको निकाल लेते हैं तो कितना हो जाएगा 6 चौक 24 और 6 छंग 36
और 4 करना 4 4 4, यानी कि ये हो गया 15, यानी कि एक जो x होगा यानी इसकी 15 आ गई। आपसे पूछा गया सबसे छोटे और सबसे बड़े कोण का अंतर, तो सबसे छोटा 3 और सबसे बड़ा है 9, तो इन दोनों का डिफरेंस कितना है 6, और 15 की मल्टीप्लाई 6 से करा दी तो 15 का कितना होगा 90, यानी कि 90। सो ऑप्शन नंबर सेकेंड इज करेक्ट। ये क्वेश्चन जो होते हैं वो इसी तरीके से करने वाला है। अब ये नहीं कि उसमें एक्स सिलेक्ट कर रहे हैं प्लस कर रहे हैं, तो काफ़ी टाइम टेकिंग हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखिए 53, किसी त्रिभुज का परिमाप 12 सेंटीमीटर है, यदि इसकी सभी भुजाओं की लंबाई पूर्णांकों में है तो इस प्रकार के कितने विभिन्न त्रिभुज संभव हैं। तो देखिए कैसे करेंगे इसको। मान लीजिए कि एक त्रिभुज है और इसका ये 4 है, ये 3 है और ये 5 है, तो आप देखिए 4 3 7 5 12, तो इसका परिमाप कितना है 12 है। अगर ये 5 है, ये 4 है, ये 3 है, तो आपने एक पाइथागोरस ट्रिपलेट पढ़ा होगा, तो 5 4 3 क्या बनाते हैं पाइथागोरस ट्रिपलेट, और जहाँ जो सबसे बड़ी भुजा होती है वो कर्ण होती है, तो ये एक हो गया समकोण त्रिभुज, तो एक त्रिभुज तो ये बन रहा है। इसी तरीके से अगर हम देखें तो 5 प्लस 4, 5 4 का जो सम होगा, यानी कि दो भुजाओं का योग हमेशा तीसरी भुजा से बड़ा होना चाहिए, तभी त्रिभुज पॉसिबल होता है। इसी तरीके से देखिए 3 + 4 > 5, और इसी तरीके से 3 + 5 > 4, तो देख रहे हैं हर कंडीशन फॉलो हो रही है। तो एक ये त्रिभुज था और एक 3 ये, तो टोटल कितने होगा 4, यानी कि ऑप्शन नंबर 1 इज करेक्ट। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 54, एक घनाभकार गोदाम की लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई क्रमशः इतनी है, इसके अंदर कितने घनाभकार डिब्बे रखे जा सकते हैं, ये प्रत्येक डिब्बे की बुमाई इतनी है। अब देखिए पहले तो सबसे पहले आपको यूनिट चेक करनी है कि क्या यूनिट सेम है या डिफरेंट है। तो इसमें देखिए यूनिट तो सेम है, ठीक है, तो सिंपल क्या करना होता है, घनाभ का जो आयतन होता है वो लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई। तो जब कभी भी आपसे पूछे कि नंबर ऑफ क्यूब, नंबर ऑफ ब्रिक्स, या इस तरीके से कितने घनाभ का डिब्बे रखे जा सकते हैं, तो जितनी भी बड़ी भुजाएं हैं उनकी गुणा करा लीजिए, और जो सबसे छोटी भुजाएं हैं उनकी, और दोनों को डिवाइड कर लीजिए। तो देखिए यहाँ पे 56 × 42 × 10 अपॉन 2.8 × 2.5 × 70। अब देखिए यहाँ पे 70 सेंटीमीटर लिखा है, तो सेंटीमीटर को जब चेंज करेंगे तो क्या आ जाएगा अपॉन 100 लिखेंगे, और अपॉन 100 जो होगा वो कहाँ चला जाएगा नोमिनेटर में। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। देखिए 0 से 0 कैंसिल हो गया, डेसिमल रिमूव करेंगे तो एक 0 और आ जाएगा, ये 25 4 जा, तो ये 4 जा हो गया, यानी कि 4 टाइम। उसके बाद डेसिमल रिमूव किया, एक 0 यहाँ पे और हो गया 28, ये होता है 2 जा, तो डिनोमिनेटर में देखिए क्या बचा है 7, 7 1 जा 7 और 7 6 जा, तो 6 2 जा 12, और इधर 2 जीरोज़ यहाँ पे थे और ये यहाँ पे था 4, तो 12 4 जा कितना होता है 48, और 2 जीरो से तो 4800। सो ऑप्शन नंबर 1 इज़ करेक्ट, 4800। सिंपल है क्वेश्चन, यू कैन सॉल्व इट योर सेल्फ इन योर नोटबुक पे आप जब इसको सॉल्व करेंगे तो ईजिली सॉल्व हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखिए 55, किसी लंबवतीय बेलन के आधार की परिधि इतनी है और इसकी ऊंचाई इतनी है, बेलन का आयतन ज्ञात करना है। तो बेलन के आयतन के लिए क्या होता है πr² होता है। अब परिधि दे रखी है, तो परिधि क्या होती है 2πr, तो 2πr कितना दे रखा है 528, ठीक। अब देखिए आयतन होता है πr², तो πr² के लिए क्या चाहिए हमें, πr² के लिए r चाहिए, तो r कैसे निकलेगा यहाँ से, देखिए 528 यानी 528 डिवाइडेड बाई 2, पाई की वैल्यू होती है 22, और डिवाइड में होगा वो मल्टीप्लाई में हो जाएगा 7, 11 2 जा 22, 11 4 जा 44, 11 8 जा ओके, 2 2 जा 4, और ये हो जाएगा 4 1 जा 4 2 जा 12 4 जा 12 7 जा 84, यानी रेडियस हमें मिल गई 84 मिल गई। अब रेडियस 84 है और हाइट आपको कितनी है 2 मीटर। अब देखिए यहाँ पे परिधि जो थी वो सेंटीमीटर में थी, तो आपको इसको ध्यान रखना है। देखिए 84 हो गया, पाई की वैल्यू 22/7 होता है, पाई r², r की वैल्यू अभी हम लोगों ने फाइंड की थी 84, तो 84/100, क्योंकि सेंटीमीटर है तो उसको चेंज करेंगे मीटर में, तो 84 और इंटू हाइट कितनी है 2। अब इसको सॉल्व करना है, तो 7 1 जा 7, 7 2 जा 14, इसकी आप जब मल्टीप्लाई कराएंगे और 2 जीरोस कितने हैं 4, तो डेसिमल लग जाएगा 4। सो ऑप्शन जो इसमें से करेक्ट हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर ए, यानी कि 4.4352 मीटर क्यूब। वॉल्यूम का जो वॉल्यूम की यूनिट होती है वो मीटर क्यूब। ओके, नाउ द क्वेश्चन नंबर 56, किसी चतुर्भुज का क्षेत्रफल इतने सेंटीमीटर स्क्वायर है और इसके विकर्ण पर उसके सम्मुख शीर्षों से डाले गए लंबों की लंबाई इतनी है, तो इसके विकर्ण की लंबाई ज्ञात करनी है। देखिए इस टाइप का क्वेश्चन कैसे लगाते हैं, देखिए इस टाइप का फिगर
एक बना लेते हैं। तो इसमें जो क्वेश्चन बोला गया यही क्वेश्चन बोला है, किसी चतुर्भुज का क्षेत्रफल, यानी कि क्षेत्रफल दे रखा है और इसके एक विकर्ण पर उसके सम्मुख शीर्षों से, तो ये विकर्ण है इसका, और इसके सम्मुख शीर्षों से क्या डाला गया, लंब डाला गया, यानी कि 90 डिग्री पे होगा, ये भी 90 डिग्री। तो इनकी लंबों की लंबाई दी है, तो इसके लिए डायरेक्ट फार्मूला आप याद रखेंगे, हाफ विकर्ण की लंबाई। आपसे क्या पूछा, विकर्ण की लंबाई, तो विकर्ण की लंबाई प्लस ये जो लंब डाले गए सम्मुख भुजाओं से उन दोनों का योग। तो योग देखिए कितना है, 7.2 8.8, तो इन दोनों को कितना हो जाएगा, इन दोनों को ऐड करेंगे तो 8 to 10 कैरी 1 15 नहीं 16 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 16। ओके, इक्वल में कितना दे रखा है, 227.2। अब आप यहाँ से d इज इक्वल टू फाइंड करेंगे, तो 2 8 जा और इसको 8 से डिवाइड करेंगे, तो 8 से जब डिवाइड करेंगे तो 8 2 जा 16। ओके, और बचेगा कितना यहाँ पे, बचेगा 8 2 जा 16, तो बच जाएगा 4 2 6, तो यानी 8 8 जा 64 और 8 4 जा 32, 28.4। सो ऑप्शन नंबर 4 इज़ करेक्ट। ये फार्मूला है, बस सिंपली याद कर सकते हैं और इसको लगा भी सकते हैं। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 57, ये इतना बराबर इतना हो तो एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1। देखिए इस टाइप के क्वेश्चन में क्या करना है, सिंपली पहले x की वैल्यू फाइंड कर लेंगे, और x की वैल्यू फाइंड करने के बाद आप इसमें x की वैल्यू पुट करेंगे, तो इसका जो ऑप्शन नंबर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर सेकंड करेक्ट होगा। पहले x की वैल्यू फाइंड कर लीजिएगा सिंपली, ठीक है। देखिए x की वैल्यू यहाँ पे आई थिंक जो भी आएगी टू नियर अबाउट ऐसे ही कुछ मिलेगी, -2/5। इसमें वैल्यू पुट करेंगे, आंसर हो जाएगा। ओके, नाउ द क्वेश्चन नंबर 58, जब a बराबर 1 b बराबर -3 c बराबर -2 हो तो इतने का मान क्या होगा। अब देखिए इस टाइप के क्वेश्चन के लिए आपके पास कोई ट्रिक नहीं है, आप इसमें ट्रिक लगाते रहेंगे तो टाइम ऐसे ही कंज्यूम हो जाएगा। तो सिंपली आप क्या करिए, a b और c की वैल्यू डायरेक्ट पुटिंग करिए, इसमें डायरेक्ट पुट करना स्टार्ट कीजिए। तो डायरेक्ट जब वैल्यू पुट करेंगे तो इसको सॉल्व करेंगे, a की वैल्यू 1 है, b की वैल्यू -3, बस स्क्वायर का आपको ध्यान रखना है। तो इसका जो ऑप्शन नंबर होगा वो ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट होगा। जब आप इसको सॉल्व कर लेंगे यही आंसर आएगा। ओके, क्वेश्चन नंबर 59 देखिए, व्यंजक इतने बराबर है, तो ये बराबर कैसे करेंगे। तो सिंपली देखिए इसमें क्या करना है हमें, देखिए आइडेंटिटी अगर आपको याद है तो आप आइडेंटिटी लगा सकते हैं, अगर याद अदरवाइज अगर याद नहीं है तो सिंपली क्या करिए, ब्रैकेट ओपन करिए। अब जैसे ये लिखा है x माइनस वाई ब्रैकेट एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर, फिर नेक्स्ट लिखा है x प्लस वाई एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर। तो अभी ये आइडेंटिटी जो लिखी हुई है क्या लिखा है, होल स्क्वायर लिखा होगा, यानी कि जैसे आपने पढ़ा हुआ a क्यूब प्लस बी क्यूब, तो ये क्या लिखा हुआ है एक्स माइनस वाई का, यानी एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब, ये एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब, तो कैंसिल हो जाएगा। इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो ये भी इस तरीके से है, तो जब आप ब्रैकेट ओपन करेंगे और सॉल्व करेंगे तो इसका जो ऑप्शन नंबर 1 होगा वो क्या होगा, करेक्ट होगा। अगर आप ऐसे नहीं कर पाते हैं तो सिंपली क्या करिए, देखिए x की मल्टीप्लाई पहले इससे कराइए, इसके साथ करिए इस तरीके से, ऐसे ये मल्टीप्लाई करना है तो मल्टीप्लाई करने के बाद सॉल्व, ठीक है। यू कैन सॉल्व इट योरसेल्फ। अगर प्रॉब्लम है आपको तो मुझे कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा, आई विल प्रोवाइड यू द सॉल्यूशन ऑफ दिस क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 16 देखिए, निम्न आंकड़ों के लिए माध्यक, बहुलक और परिसर का मान दिया था। देखिए अब इसमें बोला गया माध्यक, तो माध्यक क्या होता है, सबसे पहले तो ये पता होना चाहिए मीडियन। देखिए जो मीडियन होता है, जैसे एक सिंपल सी बात करें, जैसे 1 है 2 है 3 है, तो इनके बीच का मीडियन क्या हो गया, बस 2, आंसर हो गया। ठीक, अगर हम बात करें 1 है 2 है 3 है 4 है, तो इनके बीच का मीडियन, अब देखिए इसमें 2 टर्म मिल गए, तो 2 टर्म को हमें क्या करना होता है, प्लस कर लेना था अपॉन में 2, तो ये कितना हो जाएगा 2.5 हो जाएगा। क्लियर। अगर ऑड टाइम लिखे हुए नंबर्स तो उसका मिड नंबर जो हो जाएगा। अब अगर इवन टाइम लिखें तो उन दोनों जो नंबर बीच में मिलेंगे उन दोनों को प्लस करना है, अपॉन में 2 करना है, तो उसका एवरेज ऐसे समझ लीजिए फाइंड करना है। तो अब आते हैं क्वेश्चन पे। तो देखिए निम्न आंकड़ों के लिए माध्यक, बहुलक और परिसर का माध्य क्या है। तो सबसे पहले तो हम माध्यक ढूंढते हैं, तो माध्यक कैसे पता चलेगा। अब इसको पहले आप अरेंज करेंगे, ठीक है, अरेंज करेंगे तो जैसे मैंने देखिए इसको अरेंज किया है 0 8 इस तरीके से अरेंज किया हुआ है, पेपर पे ही अरेंज कर रखा है मैंने। तो इसका माध्यक क्या होगा, तो पहले काउंट करते हैं कि ये हैं कितने। तो देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17, तो 17 है तो आपको एक बीच में मिल जाएगा, तो मुझे मिला 24। ठीक, ये देखिए सर्कल बनाया मैंने 24। इसी तरीके से बहुलक, अब बहुलक क्या होता है, जो सबसे ज़्यादा बार आया होता है, यानी कि मैक्सिमम टाइम रिपीट हुआ है, तो मैक्सिमम टाइम देखिए इसमें कौन सा रिपीट हुआ है, तो रिपीट इसमें देखते हैं 11 25 0 8 25 30 44 50 30 18 20 17 11 25, आई थिंक 25 है। ठीक, ये भी 25, बहुलक हो गया 25, माध्यक हो गया 24 यानी 24।
परिसर का और परिसर, परिसर क्या होता है, परिसर के लिए सुनिए, यानी जिसको इंग्लिश में बोलते हैं रेंज। रेंज जो होता है उसको आप ध्यान रखिएगा, मैक्सिमम माइनस मिनिमम, यानी अधिकतम माइनस न्यूनतम। तो इसमें अधिकतम ढूंढते हैं कौन सा है, देखिए अधिकतम जब हमने इसको अरेंज कर लिया तो अधिकतम तो 50 है, ठीक है, और न्यूनतम कितना है 0, क्योंकि मैं अधिकतम तो 50 ही था, तो ये कितना हो गया 50। अब आपसे क्या पूछा गया, पहले क्या पूछा गया था, उसका 24 आया था और उसका 25 आया था, यानी कि 24 प्लस यानी 24 प्लस 25 प्लस 50, और हमें क्या निकालना है, इसका माध्य निकालना है। तो माध्य कैसे निकालते हैं, सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। तो नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कितने हैं 3, यानी कि कितने हैं 1 2 3, तो 4 5 9, तो 9 एज इट रहेगा, 2 2 4 4 5 9 अपॉन 3, तो 3 से 3 3 जा 9, 3 3 जा 9, तो आंसर क्या हो गया, ऑप्शन नंबर 1 इज करेक्ट, 33। So I have completed the math section of junior paper CTET 2019. Thank you for watching. How was video? If you are liking it, then share with your friends and don't forget to hit the button of subscribe. Thank you.